ओके, सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जीन इंटरेक्शंस पे, है ना। तो देखो, जीन इंटरेक्शंस कल हमने जो देखा था वो मैंने किस टाइप के जीन इंटरेक्शंस बताए थे, इंट्रा एलेलिक थे या इंटर एलेलिक थे? इंट्रा एलेलिक है ना। क्योंकि उसमें हम क्या देख रहे थे, एक ही जीन के अंदर दो एलील थे, है ना। जो एक ही जीन हम क्या देख रहे थे कि मान लो हमारे पास जो भी एक जीन है, जैसे ए जीन है, तो उस ए जीन के अंदर एक डोमिनेंट एलील है और एक क्या आपका रिसेसिव एलील है, ए और स्मॉल ए। इन दोनों का ही एक दूसरे पे जो हम इफेक्ट देख रहे थे कि ये जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में आकर ये या तो अपने आप को पूरी तरह से डोमिनेट कर पाता है, नहीं कर पाता ना। तो ये विद इन अ जीन इंट्रैक्शन था, विद इन वन एलील, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इंट्रा एलिलिक। अब जो हम ये जीन इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सब क्या होगा आपका इंटर एलिलिक। इसका क्या मतलब हुआ, हम दो एलील को पढ़ेंगे, एक ए मान लो और एक बी मान लो ना, ये दो अलग अलग जीन है। अब ए जीन अलग है, बी जीन अलग है, इसके फिर बाद में दो एलील हो जाएंगे और इसके बाद में दो एलील। तो दो आपके इंटर जो एलील है, दो एलील्स के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा दैट इज इंटर एलिलिक इंट्रैक्शन, ठीक है। अब ये देखो, इसमें जो है क्वेश्चंस आपको जब देखने हैं, सबसे पहले तो आपके क्वेश्चंस देखो यही जो है वो मेन आते हैं। जो आपके रेयर आएगा, देखो समझना आपकी खुद की नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें वो डेफिनेशन देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये किस में होता है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रेशियो पे आएगा आपको। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सब हम हमेशा किस में देखेंगे, रेशियो के ऊपर, कि किसके क्या रेशियो है, ठीक है। तो रेशियोज पे आएंगे, प्लस एग्जाम्पल्स पे कभी कभी आ जाते हैं। ये जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, इन सब पे आपके आ जाएगा, प्लस जो आपके ये रेशियो है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल जो आपका रेशियो होता है, जो हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड का, वो रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो। हाँ, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका रेशियो विल बी 9:3:3:1, ठीक है। ये जो है वो आइडियल रेशियो हम मानते हैं। और ये रेशियो कब है, जब हम बोल रहे हैं कि कोई एक जो आपका, जो हम जीन्स के बारे में बात करते हैं वो एक्चुअली में कितने करेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, दो करेक्टर को, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला देखा था, तो ये रेशियो कब आ रहा था, जब हमने कौन से दो करेक्टर स्टडी किए थे, कौन से दो करेक्टर्स पढ़े थे? हाँ, बिल्कुल, गुड, है ना। सीड का शेप और सीड को टैलिडॉन का कलर, तो हम दो करेक्टर्स को पढ़ रहे थे तभी रेशियो आया था। जो ये सारे हम रेशियोज देख रहे हैं, ये सब आपके कब आ रहे हैं, ये सब एक ही करेक्टर को रेगुलेट करेंगे, है ना। ओनली सिंगल करेक्टर, सिंगल करेक्टर को रेगुलेट करने में भी ड्यू टू इंट्रैक्शन जो रेशियो है वो बदलता जाता है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ये रेशियो में आपको कंफ्यूजन हो वो इस तरह से ध्यान रखो। सबसे पहले डोमिनेंट एपिस्टेसिस में इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12:3:1, ठीक है। तो ये आपका पहला इंट्रैक्शन का रेशियो याद हो गया। दूसरा होता है रिसेसिव, तो रिसेसिव एलील को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 9:3:4, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर क्या करना है आपको, इन तीन को ऐड कर दो तो 9 क्या हो जाएगा, 7। डुप्लीकेट के अंदर इधर वाले डोमिनेंट को ऐड कर दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट देखो रिसेसिव वाला है तो रिसेसिव वाले एलील्स को ऐड करते जाओ, डोमिनेंट वाला है तो डोमिनेंट एलील्स को ऐड करते जाओ, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री को हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रिसेसिव, तो हमने रिसेसिव के तीनों को ऐड कर दिया तो 9:7 आ गया। डुप्लीकेट वाले में अब हम किसको ऐड करेंगे बताओ, सेम हमें करना है तो 9 को ऐड कर दो, 3 को ऐड कर दो और 3 को ऐड कर दो, कितने हो गए, 15:1, है ना। अब ये आपके क्या हो गया, आपका फोर्थ रेशियो आ गया। समझ आ रहा है ये चीज, बताओ या वापस बताऊं? देखो, जो हम रेशियो जो देखते हैं 9:3:3:1, ये आता है डाई हाइब्रिड के अंदर, जब हम दो करेक्टर को स्टडी करते हैं मैंडल के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसकी जो हम एक्सेप्शंस देखने चले, बिकॉज ऑफ जीन के इंट्रैक्शन के कारण
कई बार ऐसे करेक्टर्स जो दो जीन से रेगुलेट हो रहे हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है तो एक ही करेक्टर्स, बट ये कितने जीन से रेगुलेट हो रहे हैं, दो जीन से, ठीक है, तो उनके अंदर अलग अलग रेशियो आपको देखने को मिलते हैं। एक तरह से है तो ये मोनोहाइब्रिड ही, क्योंकि करेक्टर कितना है आपका, एक ही करेक्टर है ना, लेकिन जीन आपके दो है। कैसे दो जीन रेगुलेट करते हैं वो हम एक एक को पढ़ेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ क्या याद कर रहे हैं कि अगर हमें याद करना है कि रेशियो जो है, इन रेशियोज को हमें कई बार क्या होता है हम इन रेशियोज में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा किसको रेशियो है, और कई बार वो एग्जाम्पल में ऐसे दे देगा जैसे 12 3 और 1 की जगह उसने 4 दे दिया, या 9 3 4 की जगह 5 दे दिया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होगा। उसको याद करने का आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि सबसे पहले तो मेन रेशियो लिख लो 9:3:3:1, ठीक है। उसमें पहला आपका जो इंट्रैक्शन है वो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट वाले में मैंने आपको बताया किसको ऐड कर देना है, डोमिनेंट वाले एलील्स को, ठीक है। तो ये आपके दोनों ऐड कर दो, 9 और 3 को ऐड करो तो आएगा 12, तो आगे वाले सेम रहने दो, 12 3 1, तो एक रेशियो आपको याद हो गया। अब रिसेसिव एपिस्टेसिस है, पीछे वाले दोनों को ऐड कर दो और फिर लिख दो 9:3:4, ठीक है, ये आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन है, तो उसके अंदर आपको पहले वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री को और क्या बोलते हैं हम, रिसेसिव वाला, तो पीछे वाले तीनों को ऐड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा 9:7। डुप्लीकेट वाले में आपको पहले के तीनों ऐड करने हैं, तो 15 क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये चार आपको याद हो जाएंगे, सिंपली बस ये ध्यान रखो डोमिनेंट और एपिस्टेसिस में 3 कैटेगरी होगी, जब समझोगे ना तो और इजीली समझ आएगा, पर अभी हमें याद करने के लिए ट्रिक है तो वो ऐसे याद रखो ना कि डोमिनेंट और रिसेसिव में 3 कैटेगरी होगी, ऐड करना है हमें समझ आ जाएगा, 12 3 1, रिसेसिव का 9 3 4, लास्ट वाले दोनों ऐड हो गए। डुप्लीकेट जो है आपका डोमिनेंट है तो उसमें हमने पहले वाले तीनों को ऐड कर दिया तो 15 और 1 आ गया, और कॉम्प्लीमेंट्री वाले के अंदर हमने पीछे वाले तीनों को ऐड कर दिया तो 7 आ गया, ठीक है। तो ये आपके 4 जो हो गए वो रेशियो हो गए। अब इनहिबिटरी, पहले उससे पॉलीमेरिक देख लो, पॉलीमेरिक में बीच वाले दोनों को ऐड कर दो तो 9 6 और 1 आ गया, ठीक है। ये जो मैं आपको ऐड करने का बता रही हूँ ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप एटलीस्ट रेशियो में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। अगर आपको ये याद है कि डोमिनेंट के अंदर पहला 12 है, उसके बाद 1 आता है, तो बीच में 4 हो 5 हो, आप वो कभी गलत नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि ऐड करके ही इन्हीं में से आएगा, है ना, तो वो रेशियो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। अब रही बात कौन सा किसका है, उसका एक तो समझने से आपको और समझ आएगा, और दूसरा आपको ये थोड़ा ध्यान रखो कि डोमिनेंट और रिसेसिव वाले में 3 कैटेगरी होती है, 3 रेशियोज होंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री और डुप्लीकेट में सी डी से ध्यान रखो कि सिर्फ 2 होंगे, है ना। तो कई बार ऐसे होगा कॉम्प्लीमेंट्री में ऑप्शन में दे रखा होगा 9:3:4 और 9:7, तो ये ध्यान रखना इसमें 9:7 होगा क्योंकि 2 कैटेगरी आनी है। सबसे ज्यादा रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री का ही एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका डोमिनेंट का हो गया, फिर पॉलीमेरिक का सिंपल ध्यान रखो बीच वाला जो है वो आपका ऐड हो जाएगा 9:3:1, और इनहिबिटरी जो है, इनहिबिटरी में हमें ये एक छोड़कर इन तीनों को ऐड कर देना है, तो दैट इज 13:3, ठीक है। ये आपको मैंने इनिशियली याद करने का तरीका बताया है, अभी हम एक एक करके समझेंगे तो आपका और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो है एक जो है इसमें डाइहाइब्रिड रेशियो इन सिंगल करेक्टर, जो पहला हमारा इंट्रैक्शन है मैंने आपको बताया था कि किस तरह का करेक्टर है, हम एक ही करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो एक करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आना चाहिए, हाँ 3:1, बिल्कुल, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका रेशियो क्या आ जाता है, टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1, ठीक है। ये रेशियो एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें सिंगल करेक्टर में आपका डाइहाइब्रिड रेशियो आ गया। ये एग्जाम्पल, इसको हम कोलैबोरेटिव जीन एक्शन बोलते हैं ना, हर जीन एक्शन का एक नाम है, वैसे यहाँ पे इसको हम कोलैबोरेटिव जीन एक्शन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कॉम शेप इन पोल्ट्री।
आपको जो मैं याद करने का बता रही हूँ, दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक रेशो, दूसरा एग्जाम्पल, है ना। थ्योरी इसीलिए ताकि आप समझ पाओ, बट बहुत कम है जिसमें ऐसे पूछते हैं डेफिनेशन करके कि ये क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसके अंदर कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो जीन्स है दो आपके, इसमें हमने कौन से जीन दे रखे हैं, दो जीन ले लिए, एक तो हमने आर जीन ले रखा है और एक हमने पी जीन ले रखा है ना। तो देखो आर जीन जो अकेला प्रेजेंट है, ये देखो इसमें इसका क्या मतलब होता है, देखो ये दोनों रिसेसिव है, ये डोमिनेंट, इधर कोई भी हो सकता है, डैश का मतलब स्मॉल आर भी हो सकता है और कैपिटल आर भी हो सकता है। तो जब देखो सिर्फ आर प्रेजेंट है तो वो रोज बनाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन जहां पर आर जीन डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है और उसके साथ दूसरे का रिसेसिव प्रेजेंट होता है, तो वो रोज तरह की कॉम की होती है, पोल्ट्री के अंदर कॉम की शेप है अलग अलग, है ना, तो वो रोज शेप बनता है। अब जो आपका सेकंड है, अगर पी डोमिनेंट है ना, अगर पी जो आपका एलील है ये वाला, अगर वो आपको एक एलील डोमिनेंट आ गया और दूसरा साथ में रिसेसिव है तो आपकी पी शेप बनती है। अगर दोनों रिसेसिव है तो आपकी सिंगल कॉम शेप बनती है। और अगर दोनों के आपके डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि आपकी एक अलग तरीके की शेप बन जाती है जिसको हम बोलते हैं वॉलनट कॉम, ठीक है। तो ये जीन इंटरेक्शन क्या है, कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन है, जिसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, टू नॉन एलिलिक जीन्स इंटरेक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनोटाइप, बट ईच जीन ऑल्सो एक्सप्रेस इट्स ओन फिनोटाइप इंडिपेंडेंटली। जो जीन है वो अपने आप अलग अलग तो बनाते ही हैं, आर है तो वो रोज बनाएगा, पी है तो वो पी बनाएगा, लेकिन अगर दोनों के डोमिनेंट जीन साथ में मिल जाएं तो वो एक दूसरे से कोलैबोरेट करके एक अलग ही इंटरेक्ट करके अलग करेक्टर बना लेते हैं, तो वॉलनट बन गया, है ना। तो देखो इसमें आपके क्या रेशियो आ गया, 9 जो वॉलनट हो जाएंगे, 3 आपके रोज, 3 पी और 1 आपका सिंगल। तो सिंगल करेक्टर में भी जीन्स ने इस तरह से अपने आप में इंटरेक्ट किया, रेशियो कैसा आ गया आपका, डाइहाइब्रिड। आना तो 3:1 चाहिए था, लेकिन आ क्या गया आपका 9:3:3:1। तो ये एक्सेप्शंस है सारे आपके मैंडल लॉ के, ठीक है। तो पहला आपका इंटरेक्शन हो गया कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन, रेशियो क्या होता है इसमें 9:3:3:1, एग्जाम्पल क्या है, कॉम शेप इन पोल्ट्री, ठीक है। और होता क्या है इसके अंदर, दोनों डोमिनेंट एलील्स इंटरेक्ट करके एक अलग फिनोटाइप देते हैं और जब वो अलग अलग प्रेजेंट होंगे तब वो अपना एक अलग फिनोटाइप भी देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया डाइहाइब्रिड रेशियो। अब नेक्स्ट आता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपने कई बार पढ़ा होगा, हम दो एलील्स के बारे में बात करते हैं, वन इज एपिस्टेटिक जीन और दूसरा हम बोलते हैं हाइपोस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन क्या होता है, जो सप्रेस करता है या फिर मास्क करता है, मास्क मतलब एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, और हाइपोस्टेटिक जिसका एक्सप्रेशन कम हो रहा है ना, ये तो खुद कर रहा है डोमिनेंट मान लो, और ये क्या है जिसका हो रहा है, जिसका एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस होता है। तो ये हम यहाँ पे नाम देते हैं कि एक इसके अंदर एपिस्टेटिक एलील होता है और एक इसके अंदर क्या होता है, हाइपोस्टेटिक एलील होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, इसमें रेशो हमें पता है 12, 3 और 1 रेशो। अब ये रेशो कैसे आया इसको समझो, देखो 9:3:3:1 है ना, ये हमें पता है। अब 9 हमेशा कैसे आता है, हम मान लेते हैं ए और बी लेके चलते हैं, ए और बी, फिर ये वाला आपका कब आता है, जब ए हो और यहाँ पे दोनों बी हो, और ये आपका कब आएगा, जब स्मॉल ए और बी यहाँ पे हो, और ये आएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी, है ना। देखो ये कैसे लिखा है, याद करो जो हमने लॉ पढ़ा था, लॉ के टाइम हमने पढ़ा था ना कि राउंड और रिंकल्ड आए थे, तो राउंड और रिंकल्ड जो है आपके कब आया है, डोमिनेंट इसमें क्या था, राउंड और येलो जो आ रहा था, फिर ग्रीन और रिंकल्ड आ रहा था, अगर दोनों ही रिसेसिव हो, दोनों डोमिनेंट हो, एक डोमिनेंट हो, याद है राउंड और आपका ग्रीन आ रहा था, और एक रिंकल्ड और आपका येलो, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, है ना। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये मैं आपको आइडियल कंडीशन बता रही हूँ कि ऐसा हमें होना चाहिए था। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो दोनों ही रिसेसिव है तो कोई करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ मान लो, ठीक है।
अब यहाँ पे है बी, जो एक यहाँ पे बी है, तो मान लो कि बी ने अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया है ना, तो मान लो बी से हम ब्राउन कलर मान लेते हैं कि ये आपका ब्राउन कलर आ गया, बी ने अपना एक कलर दे दिया, दैट इज ब्राउन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए और बी आया, अब यहाँ पे हमें क्या देखना था, यहाँ पे ए डोमिनेंट है, तो ए मान लो कि ब्लैक कलर दे रहा है, तो ए यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। ये क्योंकि हमें पता है ए के रील दे रहा है, यहाँ पे दोनों रिसेसिव है तो कोई नहीं आया। यहाँ पे एक डोमिनेंट बी वाला था, उसने मान लो ब्राउन कलर दे दिया, और यहाँ पे ए था तो यहाँ पे मान लो ब्लैक कलर दे दिया। अब ये जो है, यहाँ पे अगर हम आइडल कंडीशन मानते तो कौन सा कलर आना चाहिए था, देखो अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही डोमिनेंट है ना, तो अब हम कंफ्यूज हो गए, या तो ब्लैक और ब्राउन दोनों ही आ जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों एलील के डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक एलील क्या होता है, एपिस्टेटिक एलील बन जाता है, और दूसरा एलील हाइपोस्टेटिक एलील बन जाता है। जो ए एलील है वो बी एलील को एक्सप्रेस नहीं होने देता, और इसका भी कलर क्या बनेगा, ब्लैक बनेगा या ब्राउन बनेगा, ब्लैक, है ना। ये भी आपका ब्लैक आ जाएगा। तो अब देखो रेशो जो मैंने बताया था वो साफ दिख रहा है आपको, इन दोनों दोनों ही ब्लैक आ गए, तो ये रेशो क्या हो गया आपका, ऐड हो गया 12, ये वाला ब्राउन है तो ये तो अलग ही रहा, और ये वाला दोनों नहीं है तो व्हाइट आ जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, व्हाइट, तो ये एक अलग हो गया। तो रेशो आपका क्या बन गया, 12, 3 और 1। 12 कैसे आ गया, क्योंकि जब दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट थे तो एक एलील हाइपोस्टेटिक हो गया, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया क्योंकि दूसरे एलील ने उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, क्योंकि डोमिनेंट एलील सप्रेस कर रहा है दूसरे डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो दैट इज 12, 3 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, ये जो एग्जाम्पल इसमें 3 है, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, ठीक है, और सीड कलर इन सॉर्गम, बार्ले का कलर इन सीड ओट। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ये बार्ले वाले के अंदर है ना, क्योंकि ब्लैक कलर, ब्राउन कलर ये जो है बार्ले के अंदर, और जो यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये फ्रूट कलर है समर स्क्वैश के अंदर, उस एग्जाम्पल पे बेस्ड है। कि देखो जब हमने दोनों स्मॉल लिए WWYY, तो आपका क्या आ गया, ग्रीन आ गया, ठीक है। कैपिटल Y था तो उसने येलो कलर दे दिया, W था कैपिटल तो उसने व्हाइट कलर दे दिया। बट जब दोनों प्रेजेंट हुए तो W क्या है, एपिस्टेटिक एलील है जिसने Y को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, और ये दोनों व्हाइट मिलके 12 रेशो बन गया, 12, 3 और 1, ठीक है। ये समझ आ गया। फिर मैं आगे चलू, दोनों देखो Y और W दोनों डोमिनेंट है, और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि Y अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो क्या होगा, सप्रेस हो जाता है उसका एक्सप्रेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि Y एलील, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, W जीन जो है वो एपिस्टेटिक जीन बन गया, एपिस्टेटिक एलील बन गया, और Y जो है वो हाइपोस्टेटिक एलील बन गया। Y अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रहा है, क्योंकि जब वो अकेला प्रेजेंट था तब उसने येलो कलर दिया, तो इसका मतलब Y एलील काम तो सही कर रहा है, लेकिन जब उसके सामने W आ जाता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। सो दिस इज व्हाइट, येलो और ग्रीन, ठीक है। ये समझ आया सबको। फिर मैं, ये आपको समझ आ जाएगा ना तो आगे वाले इजी हो जाएंगे, मैं तभी आगे बढ़ू। कुछ पूछना है, बिल्कुल हाँ आते हैं जोगिंदर, ये एग्जाम्पल पूछते हैं। जैसे इसके अंदर ये सॉर्गम वाला तो नहीं, बट ये फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश किसका एग्जाम्पल है, और बार्ले कलर वाला वाला। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी मैंने देखे हैं, ये वाले भी बहुत या तो सिंपल आएंगे तो रेशो पूछ लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, जैसे अभी भी नेट में आए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का क्या रेशो होता है, तो सिंपल 9:7 है ना, या तो सिंपल पूछ लेंगे, या फिर आपके मोस्टली टफ बनाएंगे तो मैचअप में दे देंगे। मैचअप में यहाँ पे उन्होंने सारे इंट्रैक्शन लिख दिए, एक तरफ सारे रेशो लिख देंगे और एक तरफ एग्जाम्पल्स लिख देंगे, है ना। तो आपको मैच करना होगा कौन सा किसका है, इस तरह से थोड़ा टफ बना लेंगे। इजी बनाएंगे तो आपके इजी में एग्जाम्पल्स बहुत कम आते हैं, बट आते हैं, रेशो सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो रेशो तो आपको बार बार दिमाग में याद करते जाना है, कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि आएगा और बहुत इजी भी है, तो इजी क्वेश्चन को हमें गलत नहीं करके आना, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपका आता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसी को हम और जिस नाम से बोलते हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। ज्यादा फेमस ये किस नाम से, आपका सप्लीमेंट्री जीन एक्शन नाम से। अब देखो इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि वो उसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन को करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सप्लीमेंट हम क्या लेते हैं, सप्लीमेंट नहीं लेते हैं कि हमें एक्टिविटी या डॉक्टर हमें सप्लीमेंट देते हैं ताकि उसके जो हमारे एक्सट्रीम जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक जो आपका एलील है वो अपना बेसिक रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे आर एलील मान लो, है ना, आर जो है वो रेड उसने बनाया, ठीक है, सिंपली हमें पता है। अब दूसरा कंडीशन आता है ये वाली, ठीक है, जिसमें आपका पी आर है। अब पी आर जो एलील है यहाँ पे पी आर एलील इज व्हाट, इट इज द सप्लीमेंट्री एलील। जो सप्लीमेंट्री एलील होता है वो क्या करता है, खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट सामने वाले जो साथ के डोमिनेंट एलील है उसको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो जब आपका यहाँ पे आर था पूरा, ठीक है, तो आर ने तो अपने आप को रेड दे दिया। अब जब पी आर प्रेजेंट था, अब ये पी आर एलील कैसा है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री, तो इसको देना तो पर्पल कलर या कुछ कलर चाहिए था, पर ये नहीं दे पाया और क्या बन गया, सिर्फ व्हाइट। रिसेसिव है दोनों तो व्हाइट होगा ही। अब ये वाली कंडीशन देखो, जब दोनों के डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हुए तो पी आर ने क्या किया, आर को मॉडिफाई कर दिया। जो आर को रेड कलर देना था अब वो कलर क्या देगा, पर्पल। तो अब इसमें रेशियो क्या हो गया, 9:3 और ये ऐड होके हो गया 4। ठीक है, तो ये किस तरह का जीन इंट्रैक्शन है, ऐसा जीन इंट्रैक्शन जिसमें एक एलील तो अपने आप को इजीली एक्ट करता है, जो कि हो गया आर एलील यहाँ पर, है ना, उसने तो रेड कलर दे दिया। जो दूसरा एलील है वो सप्लीमेंट्री एलील होता है, जो खुद कोई रिएक्ट नहीं करता, बट जो दूसरे एलील है उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर देता है। तो रेड की जगह उसने पर्पल कलर दे दिया। ठीक है, इस तरह के इंट्रैक्शन को हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन बोलते हैं। इसको हम रिसेसिव एपिस्टेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है ना, जो मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री जीन जो है वो खुद क्यों नहीं एक्ट कर पाता, क्योंकि जो आपका आर एलील है अगर वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो एक्ट एज अ सप्रेशन जीन। जैसे हमने पहले कौन सा देखा था, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, है ना, उसमें कौन सा एलील डोमिनेंट कर रहा था, डोमिनेंट एलील। यहाँ पर स्मॉल आर जब प्रेजेंट है वो पी आर को एक्सप्रेस नहीं देने होने देता, इसीलिए इसलिए इस इंट्रैक्शन को हम रिसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले को डोमिनेंट बोला, यहाँ पे रिसेसिव बोला। सप्लीमेंट्री क्यों बोला ये मैंने आपको बता दिया, रिसेसिव क्यों बोला ये मैंने आपको बता दिया, और इस तरह से इसका एक्शन होता है। ये जो एग्जाम्पल है वो एल्यूरॉन कलर ऑफ मेज में है ना, ये जो मेन एग्जाम्पल है। बाकी माइस के अंदर कोट कलर भी इसका एग्जाम्पल है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना, एल्यूरॉन कलर। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हो, हाँ, ये व्हाइट वाला बोल रहे हो कलर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये रीजन मैंने बताया है। ये सप्लीमेंट खुद तो इसका कोई इफेक्ट है नहीं, है ना, खुद इसका क्यों नहीं इफेक्ट है, क्योंकि आर आर उसको क्या कर देता है, एक्सप्रेस नहीं होने देता ना, इसीलिए ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि जो स्मॉल आर है वो अपने आप को एक्सप्रेस, पी आर को एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा, और इसीलिए ये सिर्फ किसके लिए, इसका क्या फायदा रह गया, सिर्फ सप्लीमेंट करना दूसरे डोमिनेंट एलील को। ठीक है, खुद ये एक्सप्रेस नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका ये कलर आ रहा है, अगर पी आर अपना कोई इफेक्ट दिखा पाता तो ये कलर व्हाइट नहीं आता, कुछ और आता, है ना। यहाँ पे आर आर आ रहा है और आर आर होमोजाइगस रिसेसिव है, तो आर भी अपने आप को देखो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वरना यहाँ पे रेड आ जाता। आर बस क्या कर रहा है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, क्योंकि आर कैसा है आपका, स्मॉल आर रिसेसिव एपिस्टेसिस की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये देखो ये लाइन, स्मॉल आर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रिवेंट करता है पिगमेंट फॉर्मेशन को कंप्लीटली।
पी जो जीन है वो मॉडिफाइंग जीन की तरह काम करता है, जो कि आर को प्रमोट करेगा पर्पल कलर बनाने में, और इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, और रेशियो क्या हो गया 9, 3 और 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री, और इसी को हम, ये जो देखो मैंने दूसरे नाम लिखे हैं ना, ये नाम भी ध्यान रखना। नॉर्मली हमने क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री और डुप्लीकेट यही पढ़ते हैं, बट ये ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री को ही डुप्लीकेट रिसेसिव जीन एक्शन बोलते हैं, और डुप्लीकेट जीन एक्शन जो सिर्फ आपने बुक्स में देखा होगा, बीडीसी में ऐसे ही लिखा हुआ है डुप्लीकेट जीन एक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा नाम क्या है, डुप्लीकेट रिसेसिव जीन एक्शन, और डुप्लीकेट का दूसरा नाम क्या है, डुप्लीकेट डोमिनेंट रिसेसिव जीन एक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जैसे सप्लीमेंट्री को हम बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। कोई भी आपने अच्छा बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, हमें अलग अलग एंजाइम्स चाहिए होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट है ए, ठीक है, उसको बी को कन्वर्ट करना है और बी को आगे सी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें मान लो कि मेरे को दो एंजाइम प्रेजेंट है, एक E1 यहाँ पे चाहिए और एक E2 मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब क्या अगर मुझे C को बनाना है, तो अगर E2 एब्सेंट होगा तो क्या C बन पाएगा, नहीं, है ना। अगर E1 नहीं है तो क्या C बन पाएगा, नहीं, है ना। तो ये वही इंट्रैक्शन है। कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जब कोई भी अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें दोनों की जरूरत है, किसी भी एक के प्रेजेंट होने से काम नहीं बनेगा। उसी जीन इंट्रैक्शन को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं कि व्हेन टू डोमिनेंट एलील्स आर बोथ प्रेजेंट, बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। जैसे यहाँ पे हम फ्लावर कलर इन स्वीट पी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, जैसे एल्यूरॉन वाला मैंने बताया था, वैसे ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, है ना। और HCN प्रोडक्शन इन क्लोवर, ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसमें देखो क्या होता है, जब C और P दोनों डोमिनेंट एलील है तब ही पर्पल कलर आ रहा है फ्लावर का। अगर C अकेला प्रेजेंट है, P अकेला प्रेजेंट है, या कोई भी नहीं है, ये तो हमें पता है कि यहाँ पे व्हाइट ही आना था और ये आ गया चलो इंटरैक्ट करके पर्पल, पर यहाँ पर कोई भी कलर नहीं आया, क्योंकि आपके क्या चाहिए था, दोनों के डोमिनेंट एलील का होना जरूरी है। और क्यों इसको अगर हम बायोकेमिकल वैसे पढ़ेंगे तो उसका रीजन ये है कि जब दोनों के डोमिनेंट एलील हो तभी वो समझ लो कि कोई एक एंजाइम बनना है जो पर्पल कलर देगा, है ना। तो वो पर्पल कलर का पिगमेंट कब बनेगा, जब आपके सी का भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और पी का भी। अब ये मैंने बायोकेमिकल वाला क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से सॉर्ट करके ये किस तरह के इंट्रैक्शन को फॉलो करता है ना। ये बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन ऐसे, ये जो मैंने आपको ABC करके बताया कि किस तरह के फॉलो करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन को। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये वाला। दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे तब ही वो एक्सप्रेशन दे पाएगा, अगर एक प्रेजेंट हो या कोई भी नहीं है तब तो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो सारे देखो ऐड कर दिए हमने, सिर्फ 9 वाला जो है वो अलग रह गया, ये बाकी जो है आपके 3, 3 और 1, ये तीनों आपके ऐड होके 7 बन गए, तो 9:7 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है डुप्लीकेट। इसमें देखो उल्टा हो गया उसके, इसमें उल्टा कैसे हो गया, यहाँ पर अगर रिसेसिव कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, अगर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है या दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, वो एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं, है ना। इसमें ऐसा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक रिएक्शन होने के लिए या तो दोनों प्रेजेंट हो या दोनों अलग अलग भी प्रेजेंट है, वो सब सेम इंटरेक्ट करते हैं। सिर्फ अगर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं प्रेजेंट है ना, डोमिनेंट डुप्लीकेट, इसको हमने क्या बोला, डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन एक्शन। अगर कोई एक भी डोमिनेंट एलील नहीं प्रेजेंट है तब जरूर आपकी रिएक्शन बदलेगी, अगर एक भी प्रेजेंट है तो दूसरे का भी काम कर देगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, either of the two dominant gene can independently produce the same phenotype। कोई भी आपका डोमिनेंट एलील हो वो अलग अलग उस फिनोटाइप को प्रोड्यूस
कर सकता है ना. प्रेजेंस ऑफ वन डोमिनेंट एलील इज सफिशिएंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट. एक ही डोमिनेंट एलील के प्रेजेंट होने से आपके ट्रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो अब इसमें देखो ये 9, 3 और 3 ये 1 हुआ. ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दो तो 15:1 आ गया. ठीक है, तो ये उल्टा हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री का, और इसको डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन एक्शन बोलते हैं. इसमें फेमस एग्जांपल क्या, ये जो फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग वाला क्या है, ये राइस का नेचर है ना, ये वाला जो मेन एग्जांपल आता है. बाकी शेफर्ड्स पर्स में कैप्सूल का शेप भी इसका एग्जांपल है, बट फ्लोटिंग नेचर ऑफ राइस वाला ध्यान रखना. ठीक है, सो हमने 4 इंट्रैक्शन जो मेन इंट्रैक्शन है वो पढ़ लिए. पहले वाला जो था दैट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, क्या रेशो था उसका, बताओ. और दूसरा आपका, फिर दूसरा आपका सप्लीमेंट्री, उसका क्या है, हाँ 9 रेशो आगे, हाँ 4, गुड. उसके बाद आपके कॉम्प्लीमेंट्री का क्या है, और डुप्लीकेट का क्या हो गया आपका 15:1 है. ठीक है, गुड. हाँ, तो ये आपके 4 मेन इंटरेक्शन हो गए. अब देखो आपका नेक्स्ट आता है इनहिबिटरी जीन एक्शन. इसके अंदर रेशो क्या है आपका 13:3. अब वो क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो इनहिबिटरी है इसमें एक एलील होता है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिटर. अब ये एलील क्या करता है, आई वाला जो मान लो इसमें है ना, तो देखो जब ये खुद प्रेजेंट है तब तो ये सी को एक्सप्रेस नहीं होने देता, नाम से पता चल रहा है इनहिबिटर. तो इसने क्या कलर दे दिया, व्हाइट दे दिया, सी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया. ये खुद भी कोई कलर नहीं देता, तो ये जब डोमिनेंट प्रेजेंट है तब भी व्हाइट हो गया. ठीक है, जब दोनों रिसेसिव है तब तो हमें पता ही है कि व्हाइट होना है. सिर्फ कब कलर आएगा, जब ये खुद रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो और इसके साथ वाला डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इनहिबिटर जीन एक्शन में एक डोमिनेंट एलील एक्ट एज अ इनहिबिटर. वो इनहिबिटर क्या करता है, खुद तो एक्सप्रेस नहीं होने देता और सामने वाले को भी एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा. देखो सप्लीमेंट्री में हमने क्या देखा था कि वो खुद एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, सही बात है, लेकिन सामने वाले को क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था, है ना. यहाँ पे तो वो सामने वाले को एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा, तो ना तो खुद एक्सप्रेस कर रहा है ना सामने वाले को एक्सप्रेस होने दे रहा है. तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है जिसके अंदर एक्सप्रेस होगा, जब वो खुद क्या हो, रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो. डोमिनेंट एलील है वो एक्ट करता है इनहिबिटर की तरह. ठीक है, तो आपका जो रेशो है ये आपका 9, 3, 3, 1 है ना. तो ये 3 हमने मिला दिए तो 13 बन गया, और सिर्फ एक जो है आपकी कंडीशन वो आपका अलग कलर देती है, दैट इज जो आपके जब वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो. ठीक है, और इसमें आपके 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो प्लूमेज कलर इन फाउल और एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन इन राइस, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं. रेशो हो गया 13:3. इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, 13:1 कर देते हैं. तो ध्यान रखो अगर 13 हो रहा है तो 1 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि बचता क्या है, 13 इन तीनों को ऐड करने से आया तो 1 3 ही बच रहा है ना. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 13:3 होगा ना कि 13:1. ठीक है, तो इनहिबिटरी हो गया. अब देखो आपका आता है पॉलीमेरिक जीन एक्शन. ये पॉलीमेरिक जीन एक्शन क्या है, ये देखो अब जो हम ये पढ़ रहे हैं पॉलीमेरिक हो गया, इसके बाद हम एडिटिव देखेंगे और एक मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस भी देखते हैं. ये सारे जो जीन एक्शंस है ना, दीज आर बेस्ड ऑन एडिटिव एक्शन. 2 तरह की, जब हम बायोमेट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैं हम और डिटेल में आपको बताऊंगी, 2 तरह के इंट्रैक्शन होते हैं, एक डोमिनेंट जीन एक्शन और एक एडिटिव जीन एक्शन, है ना. जो ये दोनों इंट्रैक्शन है, एडिटिव में क्या होता है, हम ऐसे नहीं मानते कि कोई एलील डोमिनेंट है और कोई एलील रिसेसिव है. ठीक है, उसमें हम क्या मानते हैं कि सारे एलील्स जो हैं वो एक लेवल पे है. बस क्या होता है, जितने डोमिनेंट एलील्स मान लो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव एलील्स मान लो, है ना. जितने वो एलील्स बढ़ते जाएंगे उतना आपका जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एडिटिव जीन एक्शन, है ना. ये सारे किसके लिए काम करते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के लिए. तो देखो इसमें भी कौन सा आपका फ्रूट शेप इन समर स्क्वाश या बार्ले का ऑन लेंथ, है ना. तो इस बार्ले की ऑन लेंथ में भी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल
मान लो हमने एलील बढ़ रहे हैं, मान लो एक जगह 3 है, एक जगह 2 डोमिनेंट एलील है, एक जगह 1 है, तो आपकी शेप जो लेंथ क्या होगी, इसमें सबसे ज्यादा होगी, इसमें मीडियम होगी और इसमें आपकी शॉर्ट होगी। ठीक है, तो ये किस तरह के काम कर रहा है, आपका एडिटिव जीन एक्शन के बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसका रेशो क्या होता है, देखो 9:3:3:1 है ना। अब देखो यहाँ पे कितने डोमिनेंट एलील थे 9 वाले में, बताओ, याद करो, कैसे लिखते हैं, ए, फिर, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ दोनों बिल्कुल, दो एलील है, ए डैश बी डैश, है ना, तो आपके ये आपके आ गया डोमिनेंट एलील। जो यहाँ पे था इसमें ए जो डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव, यहाँ पर क्या था, ये वाला रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, दोनों ही रिसेसिव हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें तो कितने आपके डोमिनेंट है, 0, यहाँ पर कितने हैं, 2, 1, और यहाँ पे आपके दोनों प्रेजेंट होंगे, है ना। हो सकता है यहाँ पे भी डोमिनेंट हो, बट वैसे हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट ये तो होंगे। तो देखो क्या होगा, आपका जो रेशियो है, क्योंकि ये दोनों के अंदर सेम एलील प्रेजेंट है, हमने ऐसा कोई नहीं माना कि वो एलील अलग एक्सप्रेस कर रहा है, वो एलील अलग एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे हमने एडिटिव जीन एक्शन को मान के सिर्फ हमने क्या देखा है कि कितने एलील प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, तो इसीलिए हमने दोनों को मर्ज करके 6 रेशियो बना दिया, क्योंकि ये दोनों आपका एक जैसा ही इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे देखो, जो ये आपका बार्ले के शेप का कलर है, देखो डिस्क शेप आ रही है कब, जब आपके दोनों के डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। जहां जहां भी आपके ए और बी दोनों के देखो डोमिनेंट एलील, एटलीस्ट दोनों के एक एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे, वो सब आपकी क्या हो जाएगी, डिस्क शेप, है ना। उसके बाद स्फेरिकल कब आ रहा है, जब आपका एक कोई डोमिनेंट है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल ए हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपका ए का डोमिनेंट है, यहाँ पे देखो बी का डोमिनेंट है, इधर भी बी का डोमिनेंट है, ये बी का हो गया, ये ए का डोमिनेंट हो गया। तो जितने भी कंडीशंस में आपके अगर एक कोई डोमिनेंट है, ए या बी, तो आपका स्फेरिकल हो जाएगा। और सिर्फ एक कंडीशन जहां पे दोनों ही डोमिनेंट नहीं है, तो आपके लॉन्ग आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है 9:6:1 आ गया। ठीक है, अब देखो लास्ट जो जीन इंटरेक्शन है, दैट इज एडिटिव जीन एक्शन। ये क्या है, हम जो देखते हैं मेन जो है, अब इसको जो है देखो, यूजुअली पहले हमें क्या लगता था कि 9:6:1 है, 6:1 है, जो वही मेन है ना। बट हमने इसको और डीप डाउन जब और डिवाइड करेंगे, स्पेशली ये और आपको कब समझ आएगा, जब हम मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे ना। तो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस में ये और डीप में आपको पता चलेगा कि कैसे ये देखा गया था। एडिटिव जीन एक्शन के बेस पर ही मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस है। ये हाइपोथेसिस, ये जो आपका देखते हैं एडिटिव जीन एक्शन, ये क्या बोल रहा है, सेम वही देखो कि 2 या 2 से जीन जो है वो इक्वली कम्युलेटिव एक्सप्रेस करते हैं। हम जितने भी डोमिनेंट एलील है, हम ये मानते हैं कि वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं टू द फिनोटाइप। ठीक है, इसमें अब देखो ये क्या आया, ये बेस्ड ऑन एलील्स है कि कितने आपके एलील्स प्रेजेंट है ना। अगर देखो सारे चारों के चारों आपके कैसे प्रेजेंट है, डोमिनेंट। अगर 3 प्रेजेंट है, अगर 2 प्रेजेंट है, अगर 1 प्रेजेंट है, और अगर 0 प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बेसिस पर ये रेशियो आया है, दैट इज 1:4:6:4:1। ठीक है, तो ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो क्या है, जब चारों के डोमिनेंट एलील आ गए, है ना, तब क्या आया आपका डार्क रेड कलर। ठीक है, सबसे डार्क। जब आपके 3 डोमिनेंट एलील थे, तो क्या आ गया आपका मीडियम डार्क रेड। जब आपके 2 डोमिनेंट एलील है, तो इंटरमीडिएट रेड। और जब आपका लाइट रेड है, जब आपका सिर्फ एक डोमिनेंट एलील है, तो आपके लाइट रेड आ गया। और जब कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो आपके व्हाइट आ गया ना। तो ये वही रेशियो है, दैट इज 1:4:6:4:1। ये रेशियो इन्हीं कैटेगरी से आया है ना। तो रियल में देखो, ये एक्चुअली में जब हम अभी मल्टीपल में मैं आपको और डीप में पढ़ाऊंगी, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस में निल्सन एंड एल ने जो रेशियो ऑब्जर्व किया था, उनको लगा कि ये डुप्लीकेट जीन एक्शन है। कर्नैल कलर इन व्हीट के अंदर ही जो आपके ओट और बार्ले के अंदर उन्होंने देखा था, तो उन्होंने ये देखा कि उनको ये लगा कि ये आपका रेशियो कैसा है, डुप्लीकेट इंटरेक्शन है। क्योंकि उन्हें रेशियो क्या दिखा, 15 तो उनको रेड दिखे और 1 उनको व्हाइट दिखा। ठीक है,
पर जब उन्होंने केयरफुली इसको एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि जो रेड है वो प्योर रेड नहीं है, रेड जो है वो अलग अलग इंटेंसिटी के रेड है, कुछ डार्क रेड है, कुछ मीडियम डार्क रेड है, कुछ इंटरमीडिएट रेड है और कुछ लाइट रेड है ना। तो उन्होंने ये जो 15 का रेशो है इसको और फर्दर डिवाइड करके 1 4 6 4 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो 15 आया ना आपका, ये इन्हीं में से आया है क्योंकि इनकी कलर इंटेंसिटी उन्होंने अलग अलग देखी। तब उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली में ये कोई डुप्लीकेट जीन एक्शन नहीं है, ये एक्चुअली में एडिटिव जीन एक्शन है जिसके अंदर आपके जैसे जैसे डोमिनेंट एलील को बढ़ रहा है, जो आपको फिनोटाइप का एक्सप्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब उन्होंने देखो किस में काम किया था, ये जो है ये कर्नैल का ये जो कलर है ना, ये जो ट्रेट, ये एक्चुअली में क्वाजी क्वांटिटेटिव ट्रेट है। या चलो ये जब मैं आपको मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस बताऊंगी तभी बताऊंगी ना, क्योंकि अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि हम क्वांटिटेटिव करेक्टर में पढ़ रहे हैं बट ये तो कलर देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली में क्वाजी क्वांटिटेटिव है। क्या होता है विल डिस्कस इन मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। अभी बस ये ध्यान रखो कि एडिटिव जीन एक्शन और पॉलीमेरिक जीन एक्शन दोनों ही एडिटिव नेचर के ऊपर बेस्ड है। दोनों में रेशियो ध्यान रखना, पॉलीमेरिक का 961 और यहाँ पे आपका 14641। ठीक है, और इसमें बस आपको ये ध्यान रखना एग्जाम्पल की, जैसे पॉलीमेरिक के एग्जाम्पल ध्यान रखना, फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश और बार्ले का ऑनलाइन। ठीक है, सो दिस वाज जो आपके जीन इंट्रैक्शन से। कुछ डाउट है किसी को तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है।